वेलकम बैक व्यूवर्स। हमारा जो आज का सेशन है इसमें हम लर्न करेंगे कि पीएचपी में फाइल हैंडलिंग किस तरह करते हैं। तो इस पर्पस के लिए जो वेबसाइट मैंने सेलेक्ट की है वो आपके पास exact.com की साइट है। तो इस सेक्शन पे आपने जाना है, इस वेबसाइट पे जाना है और इसमें पीएचपी ट्यूटोरियल के सेक्शन पे आपने क्लिक करना है। तो वहाँ से इसके कंटेंट्स जो है वो मैं कवर कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे इसकी एक्सप्लेनेशन काफ़ी अच्छी है। तो फाइल हैंडलिंग आपके पास क्या है, इसका पर्पस क्या है कि जब भी यूज़र एक फॉर्म को फिलअप करके सबमिट करता है तो उसका डाटा आप लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर करना चाह रहे हैं। तो उसमें दो तरह के मेथड्स हैं जो यूज़ होते हैं फ्रिक्वेंटली वेब के अंदर। फर्स्ट केस ये है कि आप यूज़र से डाटा लें फॉर्म के थ्रू और उसको बैकएंड पे जाके फाइल्स में जाके स्टोर करा दें। फाइल आपके पास एक टेक्स्ट फाइल यानी नोटपैड की फाइल हो सकती है, वर्ड की फाइल हो सकती है, ठीक है, या किसी भी टाइप की फाइल हो सकती है, लाइक पावर पॉइंट की भी हो सकती है, एक्सेल की भी हो सकती है। तो डिपेंड करता है कि आपने फाइल की एक्सटेंशन क्या दी है फाइल के नेम के साथ। तो मोस्टली आपकी नोटपैड की फाइल्स या फिर वर्ड की फाइल्स इसमें जाके डाटा स्टोर होता है। तो यूजर से डाटा लेकर और बैकएंड पे जाके फाइल्स में स्टोर करा देना, तो ये जो आपके पास टाइप कहलाती है, ये आपके पास फ्लैट फाइल डेटाबेसेस कहलाती है। डेटाबेस क्या होती है कि आपके पास एक कलेक्शन ऑफ डाटा है और उसको आप लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो उसमें फर्स्ट केस जो भी मैंने डिस्कस किया कि फॉर्म से डाटा लिया और उसको बैक एंड पे जाके फाइल्स में स्टोर करा दिया, तो ये आपके पास फ्लैट फाइल डेटाबेसेस कहलाती हैं। तो ये फाइल हैंडलिंग के थ्रू ये सारी एक्टिविटी, ये सारा ऑपरेशन आपका कंप्लीट होता है। तो सेकंड जो आपका केस होता है कि आप वेब फॉर्म से डाटा लेते हैं, यूजर फिलअप करके सबमिट करता है और सबमिट करा के वो उसका फॉर्म का डाटा पीएचपी के थ्रू या एएसपी या ASP.NET के थ्रू आप वो गैदर करते हैं और गैदर करके आप बैकएंड पे जाके डेटाबेस इंजन में जाके स्टोर कर देते हैं किसी टेबल के अंदर, ठीक है। लाइक पीएचपी माई एडमिन हो गया, जो यूजर से आप डाटा लेते हैं वो वहां पे जाके स्टोर करवा दें टेबल क्रिएट करके, ठीक है। तो ये आपके पास नॉन फ्लैट फाइल डेटाबेसेस कहलाती हैं, जिसमें आप एक डेटाबेस इंजन में जाके डाटा स्टोर कर रहे हैं। तो माई सीक्वल के सेक्शन में हम इनकी डिटेल डिस्कशन करेंगे कि किस तरह नॉन फ्लैट फाइल डेटाबेसेस में जाके आप डाटा स्टोर करते हैं। तो हमारा आज का सेशन है कि यूजर से डाटा लेकर फाइल्स में कैसे जाके स्टोर करना है, ठीक है। तो फाइल हैंडलिंग के थ्रू ये सारा ऑपरेशन अकम्प्लिश होता है। अब एक सेकंड इसकी रिक्वायरमेंट ऐसी हो सकती है कि लेट से आप किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आप फॉर्म को फिलअप करें, फिलअप करके जब आप सबमिट करते हैं तो एंड पे उसकी एक पीडीएफ फाइल जनरेट हो जाती है, ठीक है। तो वो भी आप यूजर से डाटा लेके बैकएंड पे जाके फाइल्स में स्टोर करते हैं, फिर उस फाइल से आप पीडीएफ फाइल जनरेट करते हैं। तो फाइल हैंडलिंग में क्या क्या ऑपरेशंस आते हैं कि आप फाइल को क्रिएट कैसे करेंगे, फाइल को ओपन कैसे करेंगे, फाइल को जब ओपन कर रहे हैं या क्रिएट कर रहे हैं तो उसमें परमिशंस किस टाइप की होंगी, ठीक है। फाइल का डाटा रीड कैसे करेंगे, फाइल का डाटा, फाइल में डाटा राइट कैसे करेंगे, फाइल को आप क्लोज कैसे करेंगे, फाइल का डाटा डिलीट कैसे करेंगे, ठीक है। तो ये सारे आपके पास ऑपरेशंस आते हैं। इसके अलावा आप अक्सर जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके पास फाइल अपलोडर होता है, ठीक है, जिसके थ्रू आप अपने कंप्यूटर पे सीवी को सिलेक्ट करते हैं या इमेज को सिलेक्ट करते हैं। तो सीवी को सिलेक्ट करने के बाद अपलोड के बटन पे क्लिक करते हैं तो वो आपके वेब होस्टिंग सर्वर से, आपके पीसी से जहाँ पे पड़ी है वेब होस्टिंग सर्वर पे जाके अपलोड हो जाती है, ठीक है। तो ये सारी फंक्शनैलिटी हमारे आज के सेशन का ये फोकस होगा। तो सबसे पहले आपके पास है यहाँ पे एक फर्स्ट पीएचपी के स्क्रिप्ट है। तो उसमें लेट से एक पीएचपी का वेरिएबल है डॉलर आवर फाइल नेम और उसमें एक फाइल का नेम पड़ा हुआ है टेस्ट फाइल डॉट टी। तो फाइल का नेम कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे उसने टेस्ट फाइल डॉट टी रखा है और डॉट टी बता रही है कि ये टेक्स्ट फाइल क्रिएट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे वर्ड की फाइल क्रिएट कर रहे हैं तो फाइल का नेम डॉट DOC एक्सटेंशन दे देंगे
अगर ऑफिस 97 2000 के साथ है, 2007 के साथ कंपेटिबिलिटी है, तो लेटेस्ट अगर ऑफिस का वर्जन है तो फाइल का नेम .docx डॉक एक्स उसकी एक्सटेंशन दे देंगे। इसी तरह आपके पास अगर आप लेट से एक्सेल की फाइल जो है वो क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो फाइल का नेम .xls या .xlsx आपके पास उसकी एक्सटेंशन आ जाएगी। तो ये आपके पास डिपेंड करता है। तो हम यहाँ पे टेक्स्ट फाइल को डील करने जा रहे हैं, तो ये उस फाइल का नेम है। अच्छा, एफ ओपन का फंक्शन हम यूज करते हैं। तो एफ ओपन के फंक्शन से आप फाइल को ओपन भी कर सकते हैं, और इस फंक्शन को यूज करते हुए आप फाइल को क्रिएट भी कर सकते हैं। ठीक है। तो ये फंक्शन आपसे दो पैरामीटर्स इनपुट्स पे लेता है, दो आर्गुमेंट्स इनपुट पे लेता है। फर्स्ट जो पैरामीटर है कि किस फाइल को ओपन करना है, ठीक है, उस फाइल का पाथ। ठीक है। तो हमारे इस एग्जांपल के केस में डॉलर आवर फाइल नेम का जो पीएचपी का वेरिएबल है, इसमें ये फाइल का नेम, फाइल का पाथ पड़ा हुआ है। ठीक है। तो फर्स्ट पैरामीटर इसका हो गया कि आप किस फाइल को ओपन करने जा रहे हैं, तो वो किस पाथ पे पड़ी है। और सेकंड पैरामीटर ये है कि आप जिस फाइल को ओपन करने जा रहे हैं, तो इसको किस परमिशन के साथ ओपन करेंगे। ठीक है। तो 6 डिफरेंट टाइप्स की परमिशंस कॉमनली यूज होती हैं। यहाँ पे आर आ सकता है, आर स्टैंड फॉर रीड। सेकंड आपके पास डब्ल्यू है, डब्ल्यू स्टैंड फॉर राइट। और थर्ड आपके पास अपेंड है। ठीक है। और फोर्थ आपके पास आर आर प्लस है, जो कि रीड और राइट के इक्विवेलेंट है। डब्ल्यू प्लस है, ठीक है, वो भी रीड और राइट के इक्विवेलेंट है। और ए प्लस है, वो अपेंड और रीड राइट के इक्विवेलेंट होता है, लेकिन उसमें अपेंड हो रहा है, और होता है। तो इन्फॉर्मेशंस में वन बाय वन मैं अभी डिफरेंस जो है बताता जाता हूँ, जैसे हमारा आगे सेशन मूव ऑन करता है। तो इनिशियली हम एफ ओपन का फंक्शन को जो पाथ आप स्पेसिफाई करते हैं, तो अगर उस पाथ पे वो फाइल पड़ी हुई है, ठीक है, तो ये तो उस फाइल को ओपन करेगा, और किस के साथ ओपन करेगा, यहाँ पे जो परमिशन आप स्पेसिफाई करेंगे। ठीक है। सेकंड केस ये है कि ये क्रिएट किस केस में करेगा, एफ ओपन के फंक्शन को जिस जो पाथ आपने सप्लाई किया है, उस पाथ पे उस नेम की फाइल अगर पहले से नहीं पड़ी हुई, तो इस केस में एफ ओपन का फंक्शन उस फाइल को क्रिएट करेगा। ठीक है। और क्रिएट करके किस परमिशन के साथ ओपन करेगा, जो यहाँ पे आपने स्पेसिफाई किया है। ठीक है। तो एफ ओपन का फंक्शन अगर सक्सेसफुली फाइल को क्रिएट करके ओपन करता है, या पहले से पड़ी है तो उसको ओपन करता है, तो यहाँ पे उस फाइल का फाइल हैंडलर आ जाएगा। ठीक है। इस वेरिएबल के अंदर, पीएचपी के वेरिएबल में फाइल हैंडलर आपके पास क्या है कि जब आपकी फाइल किसी भी प्रोग्राम में ओपन होती है, किसी भी स्क्रिप्ट में ओपन होती है, तो फाइल आपकी उस इंटीजर वैल्यू से जानी जाती है, उस आईडी से जानी जाती है, जो कि प्रोग्राम उसको असाइन करता है ओपन होने के बाद। ठीक है। इनिशियली आपकी फाइल हार्ड डिस्क पे अपने नेम से जानी जाती है, जो कि इस एग्जांपल में टेस्ट फाइल डॉट टीएक्सटी है। ठीक है। लेकिन जब प्रोग्राम के अंदर ओपन होती है, तो वो अपने उस ओरिजिनल फाइल नेम से नहीं जानी जाती, बल्कि एक इंटीजर आईडी से जानी जाती है, जिसको फाइल हैंडलर कहा जाता है। तो अब यहाँ पे फंक्शन उसको ओपन करेगा अगर पहले से क्रिएट हुई है, और अगर नहीं क्रिएट हुई तो उसको क्रिएट करेगा और उसको ओपन करेगा, और उसका फाइल हैंडलर यहाँ पे पास कर देगा। ठीक है। अब इन केस के लेट से यहाँ पे ये फंक्शन उस फाइल को ओपन नहीं कर पाता या क्रिएट नहीं कर पाता। ठीक है। तो इस केस में आपके पास फिर और के साथ डाई की स्टेटमेंट आप यूज करते हैं। डाई का मीनिंग है कि ये एरर हैंडलिंग के लिए यूज होगी। अगर ये फाइल ओपन नहीं हो पाती, तो यूजर को क्या मीनिंगफुल मैसेज जाए, ठीक है, कांट ओपन द फाइल। ठीक है। तो ये मैसेज आप डबल कोट्स में जो भी यहाँ पे स्टेटमेंट सेंटेंस देंगे, वो यूजर को प्रिंट होगा, इन केस के ये फंक्शन आपका सक्सेसफुली एग्जीक्यूट नहीं होता। ठीक है। उसके बाद आपके पास एफ क्लोज का फंक्शन है कि अगर आप फाइल को क्लोज करना चाह रहे हैं तो किस तरह करेंगे। एफ क्लोज का फंक्शन कॉल करना है, और एफ क्लोज के फंक्शन को आपने फाइल हैंडलर पास करना है, जो कि हमारे केस में डॉलर आवर फाइल हैंडल का जो पीएचपी का वेरिएबल है उसमें स्टोर था, तो उसको हम यहाँ पे पास कर देंगे। तो अभी तक हमने लर्न किया कि एफ ओपन के फंक्शन से फाइल क्रिएट कैसे होती है, ओपन कैसे होती है, और फाइल हैंडलर क्या चीज़ है, और फाइल को क्लोज कैसे करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि फाइल को क्लोज करने के लिए आपने हमेशा फाइल हैंडलर पास करना है, ना कि फाइल का नेम, क्योंकि फाइल आपकी प्रोग्राम में ओपन है,
स्क्रिप्ट के अंदर ओपन है तो वो फाइल हैंडलर से जानी जाती है। तो आपके पास हर जिस तरह के पीएचपी की हर लाइन के एंड पे सेमी कॉलन आपने प्लेस करना है, जो कि उस स्टेटमेंट का एंड होता है, कि पीएचपी की स्टेटमेंट का एंड है। अच्छा, अब सेकंड हमारे पास है कि हमने ओपन क्रिएट करना तो लर्न किया ये परमिशन क्या है, ठीक है, और यहाँ पे क्या पॉसिबल वैल्यूज आ सकती हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास है, हम ये जो परमिशन का पैरामीटर है एफ ओपन में, ये हम इसकी वैल्यू सिक्स में से कोई सिक्स वैल्यूज है, सिक्स करेक्टर्स है, उनमें से कोई चूज करते हैं। तो कहते हैं अगर आप वहां पे आर देते हैं, स्पेसिफाई करते हैं परमिशन में, तो आर स्टैंड फॉर रीड, ओपन अ फाइल फॉर रीड ओनली यूज। ठीक है, अगर आप आर की परमिशन के साथ किसी फाइल को ओपन करेंगे तो आप उसके कंटेंट्स को जस्ट रीड कर सकते हैं। द फाइल पॉइंटर बिगन्स एट द फ्रंट ऑफ द फाइल, ठीक है, और फाइल पॉइंटर जो होगा वो आपका उस फाइल जिसको ओपन करे उसके बिगनिंग पे होगा, ताकि आपकी स्टार्ट से लेकर एंड तक जितनी भी आप फाइल रीड करना चाह रहे हैं वो रीड कर सके, ठीक है। सेकंड पैरामीटर है कि आप फाइल को ओपन कर रहे हैं डब्ल्यू की परमिशन के साथ। डब्ल्यू स्टैंड फॉर राइट, ठीक है। ओपन अ फाइल फॉर राइट ओनली यूज, इन एडिशन द डाटा इन द फाइल इज रेज्ड एंड यू विल बिगिन राइटिंग डाटा एट द बिगिनिंग ऑफ द फाइल, ठीक है। दिस इज आल्सो कॉल्ड truncating a file, which we will talk about more in a later session. The file pointer begins at the start of the file. तो जिस फाइल को आप राइट की परमिशन के साथ ओपन करते हैं, ठीक है, तो अगर उसमें पहले से कोई डाटा पड़ा हुआ है और आप उसको ओपन कर रहे हैं, तो राइट की परमिशन के केस में उसका एग्जिस्टिंग डाटा सारा डिलीट हो जाएगा, और नया डाटा आप उसके अंदर जो राइट करेंगे तो वो आप राइट कर सकते हैं, ठीक है। और लास्ट आपके पास इसमें बेसिक परमिशंस में थर्ड परमिशन आती है अपेंड की, ठीक है। तो ए स्टैंड फॉर अपेंड, तो opens a file for write only use. However, the data in the file is preserved, and you begin with writing data at the end of the file. The file pointer begins at the end of the file. तो कहते हैं जिस फाइल को आप अपेंड की परमिशन के साथ ओपन करेंगे, ठीक है, उस केस में उसका एग्जिस्टिंग डाटा अगर उसके अंदर पहले से है तो वो पड़ा रहेगा, और नया डाटा आप जो भी प्लेस करेंगे वो उसके अंदर राइट हो जाएगा, ठीक है। इस केस में क्योंकि एग्जिस्टिंग डाटा पड़ा रहेगा और नया डाटा फिर उस एग्जिस्टिंग डाटा के बाद से राइट होना स्टार्ट होगा, तो फाइल पॉइंटर आपका फिर जो एग्जिस्टिंग डाटा पड़ा हुआ है उसके एंड पे आपका कर्सर ब्लिंक कर रहा होगा, ठीक है। तो ये तीन बेसिक परमिशन है पीएचपी में फाइल हैंडलिंग में, आर, डब्ल्यू और ए, ठीक है। एक एक्स की परमिशन भी यूज होती है, वो जस्ट फाइल के अंदर डाटा राइट करने के लिए होती है, ठीक है। तो एक्स ये जस्ट आपकी नॉलेज के लिए है, ठीक है, वो फोर्थ परमिशन की कैटेगरी में आती है, लेकिन मोस्टली आर, डब्ल्यू, ए यूज होती है। उसके बाद आपके पास एडवांस परमिशंस आती हैं पीएचपी के अंदर, आर प्लस, डब्ल्यू प्लस, ए प्लस। जो प्रीवियसली हमने तीन परमिशंस कवर की हैं, तो इन तीन परमिशंस के केस में आप जिस भी फाइल को ओपन करते हैं तो उस पे या तो आप रीड का ऑपरेशन जस्ट परफॉर्म कर सकते हैं, या राइट का ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, या फिर अपेंड का ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, यानी सिंगल ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है, आर, डब्ल्यू, ए के केस में। तो अगर आप सेम टाइम पे एक फाइल में एक से ज्यादा ऑपरेशन परफॉर्म करना चाह रहे हैं, तो उस पर्पस के लिए आप एडवांस परमिशन के साथ उस फाइल को ओपन करते हैं। तो एडवांस परमिशन में पहली परमिशन आपके पास आती है आर प्लस। एफ ओपन के फंक्शन को अगर आप आर प्लस स्पेसिफाई करते हैं परमिशन का सेकंड पैरामीटर में, तो इट्स मीन कि आप उस फाइल में रीड और राइट का ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। opens a file so that it can be read from and written to. The file pointer is at the beginning of the file, ठीक है। तो जिस फाइल को आर प्लस की परमिशन के साथ आप ओपन करते हैं उसमें डाटा आप रीड भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं, लेकिन जो डाटा आप राइट करेंगे वो उसके बिगिनिंग पे राइट होगा, ठीक है। सेकंड आपके पास डब्ल्यू प्लस की परमिशन आती है। डब्ल्यू प्लस भी आपके पास रीड राइट के इक्विवेलेंट है, ठीक है। दिस इज एग्जैक्टली द सेम एज आर प्लस एक्सेप्ट दैट इट डिलीट्स ऑल इंफॉर्मेशन इन द फाइल व्हेन द फाइल इज ओपन। तो जिस फाइल को डब्ल्यू प्लस की परमिशन के साथ ओपन करते हैं
तो उसके अंदर अगर पहले से डाटा पड़ा हुआ है, ठीक है, तो डब्ल्यू प्लस के केस में उसका एग्जिस्टिंग डाटा सारा डिलीट हो जाएगा, और नया डाटा उस फाइल में जो आप प्लेस करेंगे, रीड करेंगे या राइट करेंगे, तो वो आपका उसमें सेव रहेगा। ठीक है। थर्ड आपके केस आता है ए प्लस। ए प्लस स्टैंड फॉर अपेंड, दिस इज एग्जैक्टली द सेम एज आर प्लस। यानी ए प्लस की परमिशन के साथ जिस फाइल को आप ओपन करेंगे, उसमें आप रीड और राइट दोनों ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। आर प्लस में यही होता था। ठीक है। एक्सेप्ट दैट द फाइल पॉइंटर इज एट द एंड ऑफ द फाइल, क्योंकि आप अपेंड करने जा रहे हैं डाटा और एग्जिस्टिंग डाटा को भी सेव कर रहे हैं, तो अपेंड का मीनिंग होता है कि आप उसके लास्ट से ऑनवर्ड आगे राइट डाउन करना शुरू करें। ठीक है। तो ए प्लस और आर प्लस में यही डिफरेंस है कि आर प्लस के केस में भी आप रीड राइट करते हैं, एग्जिस्टिंग डाटा भी रहता है, लेकिन उसमें जो डाटा नया राइट करेंगे वो फाइल पॉइंटर बिगिनिंग में होने की वजह से स्टार्ट में राइट करेगा। ठीक है। इस केस में भी आप रीड राइट ही कर रहे होते हैं, लेकिन जो डाटा आप राइट करते हैं वो आपका उसके पहले जो एग्जिस्टिंग डाटा पड़ा होता है उसके एंड पे ऑनवर्ड आगे पेंड होना शुरू होता है। तो इसी तरह एक्स प्लस की भी आपके पास परमिशन है, जो कि राइट करने के लिए यूज होती है, जिस तरह मैंने सिंपल एक्स की बताई थी। ठीक है। तो ये 8 डिफरेंट परमिशंस हैं, जो कि आप एफ ओपन के फंक्शन में जब फाइल को ओपन करते हैं या क्रिएट करते हैं, तो इन 8 करेक्टर्स में से कोई एक करेक्टर आप स्पेसिफाई करते हैं। ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे ये एफ ओपन किस फाइल को ओपन करना है आप डायरेक्ट भी यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं, और उसका वेरिएबल भी स्पेसिफाई कर सकते हो। ये एक्स आपके पास है, एक्स सिंगल कोट में आप स्पेसिफाई किया गया है। तो एक्स का मीनिंग है कि ऊपर जो मैंने 8 परमिशंस डिस्कस की है, इनमें से कोई एक सिंगल करेक्टर यहाँ पे आप राइट आउट कर सकते हैं। अच्छा, इस केस में ये अज्यूम कर रहा है कि मैंने इससे प्रीवियस जो सेशन रिकॉर्ड किए थे, तो मैंने बताया था कि एक वेब पेज में दो तरह के एप्स पाथ आप यूज करते हैं, एक एब्सोल्यूट पाथ और एक रिलेटिव पाथ। तो एब्सोल्यूट पाथ आपका ड्राइव लेटर से स्टार्ट होता है, यानी सी कॉलन बैक स्लैश ऑन एंड सो ऑन, या फिर एच टी टी पी कॉलन फॉरवर्ड स्लैश डब्ल्यू डब्ल्यू, और आगे जो भी है प्रोटोकॉल से जो स्टार्ट हो रहा होता है। और जो रिलेटिव पाथ होता है वो किसी रेफरेंस से आप उसको स्पेसिफाई कर रहे होते हैं। तो इस केस में ये ज्यूम कर रहा है कि जिस जगह पे आपका जिस फोल्डर में ये वेब पेज पड़ा हुआ है जिसमें ये 3 लाइंस का कोड लिखा हुआ है, उसी फोल्डर के अंदर आप अपनी फाइल को भी क्रिएट करने जा रहे हैं। ठीक है। तो ये रिलेटिव पाथ है, इस वेब पेज के रेफरेंस से आप सेट कर रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको फाइल की परमिशंस भी क्लियर हो गई होंगी। फाइल को ओपन करना, फाइल को क्रिएट करना और फाइल को क्लोज करना, तो ये कंसेप्ट भी क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि हम पीएचपी में फाइल के अंदर डाटा राइट कैसे कर सकते हैं। ठीक है। तो इस पर्पस के लिए सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आप जिस फाइल में डाटा राइट करने जा रहे हैं, तो उसमें राइट की परमिशन के साथ आप उसको ओपन करना है, यानी डब्ल्यू के साथ, या फिर डब्ल्यू प्लस के साथ, या ए के साथ, या ए प्लस के साथ। ठीक है। तो उसमें राइट की परमिशन होनी चाहिए, डाटा राइट करने की परमिशन होनी चाहिए। तो फर्स्ट केस में कहता है कि टेस्ट फाइल डॉट टी एक्स टी है, उसको राइट की परमिशन के साथ ओपन करो, और उसका जो फाइल हैंडलर है डॉलर एफ एच के वेरिएबल में स्टोर होगा इस केस में। ठीक है। अब क्या डाटा आपने राइट करना है, तो इस केस में ये हार्ड कोडेड स्ट्रिंग है। आप फॉर्म का जो फ्रंट एंड इंटरफेस है उससे भी डाटा ले सकते हैं, डॉलर अंडरस्कोर गेट करके या डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट करके स्क्वायर ब्रैकेट में फॉर्म के उस एलिमेंट का नेम स्पेसिफाई करें, तो वो नेम आप यहाँ पे स्पेसिफाई यहाँ पे कोड में राइट डाउन कर दें। ठीक है। और एफ राइट का फंक्शन को कॉल करें। एफ राइट का फंक्शन यूज होता है फाइल में डाटा राइट करने के लिए। ठीक है। तो किस फाइल में डाटा राइट करना है, तो यहाँ पे आप फाइल हैंडलर स्पेसिफाई करेंगे, क्योंकि फाइल हमारे इस फाइल हैंडलर से जानी जाती है प्रोग्राम के अंदर। तो डॉलर एफ एच है इस केस में हमारा फाइल हैंडलर। तो डॉलर एफ एच के वेरिएबल में जो फाइल हैंडलर पड़ा है, जो आईडी पड़ी है, उस फाइल में राइट करो। क्या डाटा राइट करो, डॉलर स्ट्रिंग डाटा, जो पीएचपी का वेरिएबल है, इसमें जो डाटा आपका पड़ा हुआ है, तो वो भी ऊपर जो डाटा है इस केस में पड़ा हुआ है, तो वो इसमें जाके जैसे ही फ्लाइट का फंक्शन कॉल होगा, तो ये डाटा उस फाइल के अंदर जाके स्टोर हो जाएगा। इसमें न्यू लाइन भी
क्योंकि आपने बैक स्लैश एन के साथ इसको इंसर्ट किया, डाटा को राइट किया है। तो उसके बाद कर्सर आपका न्यू लाइन पे होगा। ठीक है। उसके बाद फिर आपके पास डाटा ट्रेसी टैनर का डाटा है। ठीक है। एस्केप सीक्वेंस बैक स्लैश एन के साथ यहाँ पे इस वेरिएबल में स्टोर हुआ है। ठीक है। तो इस केस में एग्जिस्टिंग डाटा जो उसका पहले से था वो अब राइट हो जाएगा। ठीक है। यानी इस वेरिएबल में जो डाटा पड़ा हुआ था बॉबी बूपर, वो इधर इस वेरिएबल में दोबारा से नई वैल्यू असाइन करने से ओवरराइट हो रहा है। फाइल के अंदर का डाटा स्टोर रहेगा। ठीक है। तो ट्रेसी टेलर का डाटा इस वेरिएबल में आया, तो एफ राइट $fh कोमा $स्ट्रिंग डाटा। तो एफ राइट के फंक्शन को बताया कि इस फाइल हैंडलर के अंदर $fh का जो फाइल हैंडलर है उसमें ये डाटा राइट कर दो। ठीक है। और उसके बाद उस फाइल के कंटेंट्स को, उस फाइल को सक्सेसफुली क्लोज करना है ताकि वो प्रोग्राम में यूज ना रहे। तो एफ क्लोज का फंक्शन और एफ क्लोज के फंक्शन को आपने उसका फाइल हैंडलर पास कर दिया, तो ये फंक्शन फाइल को क्लोज कर देगा। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब आपने फर्स्ट टाइम एफ राइट का फंक्शन कॉल किया है, तो ये बॉबी बुपर का डाटा जाके फाइल में राइट हुआ और न्यू लाइन में कर्सर गया। फिर उसके बाद ट्रेसी टैनर का डाटा आपने राइट किया, तो वो जाके सेकंड लाइन में जाके स्टोर होगा। इसका हरगिज ये मीनिंग नहीं है कि जब ये फंक्शन दोबारा राइट करेगा डाटा तो ये एग्जिस्टिंग डिलीट कर देगा, क्योंकि डाटा कब डिलीट होगा, जब आप उस फाइल को राइट की परमिशन के साथ या जो बाकी केसेस मैंने बताए हैं उनमें से स्पेसिफिक केस के साथ ओपन करेंगे। ठीक है, तब डिलीट होगा। तो उसके बाद आप उसमें अनलिमिटेड राइट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसकी आउटपुट आपके पास ये होगी टेस्ट फाइल डॉट टी एक्स टी। तो जब जाके आप ओपन करके देखेंगे तो उसमें फर्स्ट लाइन में बॉबी बूपर का डाटा पड़ा होगा और फिर बैक स्लैश एन की वजह से न्यू लाइन पे गया होगा, और ट्रेसी टैनर का डाटा सेकंड लाइन में वो पड़ा होगा। तो इस तरह हमने लर्न कर लिया कि एफ फाइल के अंदर हम राइटिंग कैसे करेंगे। ठीक है, इंसर्ट कैसे करेंगे डाटा। तो एफ राइट का फंक्शन इस पर्पज के लिए यूज होता है। उसके बाद है कि हम फाइल से डाटा रीड कैसे करेंगे। तो इस पर्पस के लिए एफ रीड का फंक्शन फाइल से डाटा रीड करने के लिए यूज होता है। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आप जिस भी फाइल का डाटा रीड करना चाह रहे हैं, ठीक है, एफ ओपन के फंक्शन में उस फाइल को रीड की परमिशन के साथ मस्ट ओपन करता है। ठीक है। तो रीड की परमिशन होनी चाहिए। तो हमने इस फाइल को टेस्ट फाइल डॉट टी एक्स टी को रीड की परमिशन के साथ ओपन किया और उसका फाइल हैंडलर $fh के वेरिएबल में आके स्टोर हो गया। अब उसके बाद एफ रीड का फंक्शन कॉल किया। एफ रीड स्टैंड फॉर फाइल रीड। तो किस फाइल से डाटा रीड करना है, यानी हैंडलर, हैंडलर के अंदर, फाइल हैंडलर के अंदर जो आईडी स्टोर हुई है। तो $fh की जो फाइल है उसके कंटेंट्स को रीड करो और कितना डाटा रीड करो। ठीक है। तो सेकंड फंक्शन, सेकंड पैरामीटर एफ रीड का फंक्शन जो एक्सेप्ट करता है ये नंबर ऑफ करेक्टर्स है। ठीक है। तो इस केस में 5 करेक्टर्स रीड करेगा। तो इस केस में जब आपने एफ रीड के फंक्शन से वो 5 करेक्टर्स रीड किए, तो यहाँ पे इस केस में आप वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं उस डाटे को। उसके बाद फाइल को क्लोज कर रहे हैं। क्लोज करने के बाद आपने जो डाटा रीड किया उसको एको की स्टेटमेंट को यूज करते हुए या प्रिंट की स्टेटमेंट को यूज करते हुए आप प्रिंट करवा रहे हैं। ठीक है। तो इस केस में फर्स्ट 5 करेक्टर आपके पास ये फ्लॉपी तक FLOPP तक बनता है। ठीक है। तो अब क्वेश्चन ये है कि हो सकता है आप एक फाइल को रीड कर रहे हैं उसके अंदर 100 करेक्टर्स हो, फिर दूसरी फाइल कोई आप रीड करते हैं किसी और पे पाथ पड़ी है, पाथ पे पड़ी है, तो उसके अंदर 1000 करेक्टर्स हो। तो आप इस पैरामीटर को ऑटोमेट कैसे करेंगे, ठीक है, ताकि उस फाइल के तमाम कंटेंट्स रीड हो सके। तो इससे पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि फाइल के अंदर आपका एक सिंगल स्पेस एक करेक्टर के इक्विवेलेंट होती है। तो अगर आपके लेट से फाइल के अंदर 10 करेक्टर्स पड़े हुए हैं और उन 10 करेक्टर्स में साथ लेट से 5 स्पेसेस हैं, तो उस फाइल के टोटल नंबर ऑफ करेक्टर्स 15 बन जाएंगे। यानी एक स्पेस एक करेक्टर कंसीडर होती है। तो जितनी स्पेसेस होंगी उतने करेक्टर के इक्विवेलेंट होंगी। तो अब उस तमाम फाइल के तमाम कंटेंट्स को रीड करना है। तो एफ रीड के फंक्शन में आप फाइल साइज का सेकंड पैरामीटर है जो फाइल साइज का फंक्शन कॉल करें। फाइल साइज के फंक्शन को आप जो भी फाइल पास करते हैं ये उसके नंबर ऑफ करेक्टर्स बता देता है, उसका साइज बताता है, उसका साइज करेक्टर्स में बताता है। ठीक है। तो फाइल साइज इंटू $माई फाइल। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपने फाइल हैंडलर नहीं पास करना,
वो फाइल जो हार्ड डिस्क में जिस नेम से जानी जा रही है उसका वो एक्चुअल पाथ स्पेसिफाई करना है। तो हमारे इस एग्जांपल के केस में डॉलर माई फाइल का पीएचपी का वेरिएबल है, उसमें आपकी फाइल पड़ी हुई है। तो यहाँ पे डॉलर माई फाइल का जो वेरिएबल है वो स्पेसिफाई करना है। तो इस केस में इस फाइल के अंदर जितना भी डाटा होगा इंक्लूडिंग स्पेसेस, तो ये फाइल साइज का फंक्शन रिटर्न करेगा। और एफ रीड का फंक्शन उस सारे डाटे को, यानी एफ रीड का फंक्शन जब कॉल होगा तो इस फाइल के अंदर जितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स है सारा, इस केस के एग्जांपल के केस में वो सारा डाटा रीड करेगा और रीड करके इस वेरिएबल में स्टोर करवा देगा। उसके बाद फाइल को क्लोज एफ क्लोज के फंक्शन से किया और एको की स्टेटमेंट को यूज करते हुए आपने वो डाटा प्रिंट करा दिया। तो इस केस में ये सारा आपका डाटा उस फाइल के अंदर इतना ही स्टोर था। ठीक है, तो वो सारा रीड होकर स्क्रीन पे आपका प्रिंट हो गया। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है कि फाइल को डिलीट कैसे करेंगे। ठीक है, तो इसमें दो केसेस हैं कि पहला केस तो ये है कि आप फाइल का डाटा डिलीट करना चाह रहे हैं। ठीक है, और फाइल उस लोकेशन पे उस नेम से पड़ी रहे, यानी जस्ट उसका डाटा अरेज करना चाह रहे हैं। और सेकंड केस ये है कि आप फाइल को ही परमानेंटली डिलीट करना चाह रहे हैं। ठीक है, यानी उसमें डाटा भी जाएगा और फाइल उस लोकेशन पे जो पड़ी है वो भी परमानेंटली डिलीट होगी। ठीक है, तो फर्स्ट जो केस है कि आप जिसमें जस्ट फाइल का डाटा डिलीट करना चाह रहे हैं और बाकी फाइल उस लोकेशन पे पड़ी रहे, तो इसका सिंपल सा सलूशन है कि आप उस फाइल को राइट की परमिशन के साथ ओपन करें। ठीक है, तो इस केस में उसका एग्जिस्टिंग डाटा डिलीट हो जाता है और आप उसमें नया डाटा अपेंड करते हैं। ठीक है, सेकंड केस ये है कि आप अगर फाइल को ही परमानेंटली डिलीट करने जा रहे हैं कि उस फोल्डर, जो भी फोल्डर है उसके अंदर जिस नाम से फाइल पड़ी है वो परमानेंटली डिलीट हो जाए, उसका डाटा भी डिलीट हो जाए। तो इस केस में अनलिंक का फंक्शन आपने कॉल करना है। तो अनलिंक के फंक्शन को किस फाइल को डिलीट करने के लिए यूज होता है। तो किस फाइल को अनलिंक करना है, किस फाइल को डिलीट करना है, उस फाइल का पाथ। तो यहाँ पे फाइल हैंडलर नहीं पास करना, फाइल का पाथ, फाइल का नेम विद फुल पाथ स्पेसिफाई करता है। ठीक है, तो उस फाइल को ये डिलीट कर देगा। अच्छा, अनलिंक करने से इम्पोर्टेंट, पहले इम्पोर्टेंट चीज यह है कि आप उस फाइल को प्रॉपरली क्लोज कर लें। ठीक है, अगर वो प्रोग्राम के अंदर ओपन है तो इस केस में वो अनलिंक नहीं होगी, डिलीट नहीं होगी। ठीक है, इससे पहले मेक श्योर कर लें कि एफ क्लोज के फंक्शन से आप जिस फाइल को अनलिंक करने जा रहे हैं, डिलीट करने जा रहे हैं, एफ क्लोज के फंक्शन से आप उसको प्रॉपरली क्लोज कर लें। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो केस बनता है कि आप फाइल के अंदर डाटा अपेंड करने जा रहे हैं। ठीक है, एग्जिस्टिंग डाटा भी रखने जा रहे हैं और नया डाटा जो है वो उसमें जाकर स्टोर हो जाए एग्जिस्टिंग डाटा के साथ। तो सिंपल सा सॉल्यूशन है कि आप एफ राइट का फंक्शन तो कॉल करेंगे, आप उस फाइल को जब ओपन करेंगे तो अपेंड की परमिशन के साथ ओपन करेंगे। तो सिंगल ए लिखते हैं या ए प्लस लिखते हैं, तो डिपेंड करता है कि आप उसके अंदर किस तरह का ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। तो इस केस में अपेंड है तो सिंगल ए अपेंड की परमिशन के साथ ओपन करें और फिर उसके अंदर एफ राइट का फंक्शन जब जितनी मरतबा भी कॉल करने जा चाह रहे हैं, जो कि केसेस अभी हमने प्रीवियसली डिस्कस किए हैं। ठीक है, तो आप इस तरह डाटा अपेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो आता है कि ट्रंकेट कर रहे हैं। ठीक है, तो ट्रंकेट का केस मैं अभी डिस्कस कर चुका हूँ कि आप उस फाइल का डाटा जस्ट डिलीट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आप सिंपल सा उसका सोल्यूशन है कि आप फाइल को ओपन करते वक्त राइट की परमिशन के साथ ओपन करें, तो उसका एग्जिस्टिंग डाटा ट्रंकेट हो जाएगा, उसमें से डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये ट्रंकेट कहलाता है। इसके बाद लास्ट हमारे सेक्शन में है कि फाइल अपलोड। आप अक्सर जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो आप अपने कंप्यूटर से सीवी को सिलेक्ट करते हैं जो आपके कंप्यूटर से अपलोड होती है वेब होस्टिंग सर्वर पे। ठीक है, तो वो इंटरफेस पर्टिकुलर आप किस तरह बनाएंगे। तो यहाँ पे है फॉर्म का ओपनिंग टैग, फॉर्म का क्लोजिंग टैग, इंक्रिप्शन टाइप इज इक्वल टू मल्टी पार्ट स्लैश फॉर्म डाटा। ठीक है, तो आप फॉर्म के डाटे को अपलोड करने जा रहे हैं तो ये उसका इंटरफेस है। ठीक है, तो फाइल्स की फॉर्म में आप डाटा अपलोड करेंगे तो फाइल को पार्ट्स की फॉर्म में ये अपलोड करेगा। ठीक है, चंक्स की फॉर्म में। एक्शन इज इक्वल टू अपलोडर डॉट पीएचपी, यानी यूजर इस फॉर्म को जब फिलअप करके सबमिट करेगा तो कौन सा कोड है, पीएचपी का कोड कहाँ पे पड़ा हुआ है जहाँ जिसको ये डाटा जाएगा। ठीक है, तो एक्शन का पैरामीटर उसके इक्विवेलेंट होता है। तो इस केस में ये अज्यूम कर रहा है कि ये जो पेज डाटा सेंड कर रहा है
इसी के एंड पे लेट से पीएचपी का कोड पड़ा हुआ है, तो आप एक्शन में इसी वेब पेज का यहाँ पे आपने नेम स्पेसिफाई कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट पैरामीटर है मेथड का। मेथड इज इक्वल टू पोस्ट या मेथड इज इक्वल टू गेट। तो आप मेथड इज इक्वल टू पोस्ट के थ्रू ये फॉर्म का जो डाटा है ये सबमिट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मेथड आपने पोस्ट रखा हुआ है। अच्छा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मैंने वेब फॉर्म का जो सेशन है कंप्लीट उस पर रिकॉर्ड किया हुआ है कि एक फॉर्म बनता कैसे है, उसके पैरामीटर्स क्या है फॉर्म के, तो वो सारा डिटेल मैंने ऑलरेडी जो है वो डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो अगर यूजर को कोई इश्यू है, आपको कोई इश्यू है, तो आप पहले वो लेक्चर देख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद है इनपुट टाइप इज इक्वल टू हिडन, नेम इज इक्वल टू मैक्स अंडरस्कोर फाइल अंडरस्कोर साइज, और वैल्यू इज इक्वल टू 100,000 बाइट्स। तो ये बाइट्स के अंदर वैल्यू होती है बाय डिफॉल्ट। ठीक है, तो टाइप इज इक्वल टू हिडन का ये जो आपके पास फॉर्म का एलिमेंट है, ये फाइल का साइज चेक करता है। ठीक है, कि यूजर जो फाइल अपलोड करेगा इस केस में उसका कितना साइज हो, तो आपने ये वैल्यू में बताई है। तो ये जो वैल्यू है ये बाइट्स के अंदर है, तो बाइट्स में ये 100 KB बनती है। तो यूजर वही फाइल अपलोड कर सकता है जिसका साइज 100 KB तक हो। ठीक है, उसके बाद आपके पास आएगा चूज अ फाइल टू अपलोड। ये आपके पास सिंपल प्लेन टेक्स्ट आएगा। उसके बाद इनपुट टाइप इज इक्वल टू फाइल और नेम इज इक्वल टू अपलोडेड फाइल। तो टाइप इज इक्वल टू फाइल से आपके पास फाइल का जो ब्राउज बटन है, इंटरफेस का जो ब्राउज बटन है, जिससे आप अपने कंप्यूटर पे जो फाइल है उसको सिलेक्ट करेंगे, वो बटन आपके पास, वो इंटरफेस आपके पास आ जाएगा। अब टाइप इज इक्वल टू फाइल के इंटरफेस को आप किस नेम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उसका नेम है यहाँ पे अपलोडेड फाइल। ठीक है, तो यहाँ पे उसके बाद है इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट। तो एक सबमिट बटन क्रिएट करेगा, वैल्यू इज इक्वल टू अपलोड फाइल। तो जब इस सबमिट बटन जो क्रिएट होगा उसके ऊपर क्या लेबल लिखा हुआ है, टेक्स्ट लिखा है, अपलोडेड फाइल, अपलोड फाइल का टेक्स्ट लिखा आएगा। तो जो भी आप यहाँ पे वैल्यू स्पेसिफाई कर देंगे। अगर आप ये वैल्यू स्पेसिफाई नहीं करते तो बाय डिफॉल्ट आपका सबमिट बटन पे सबमिट ही लिखा आएगा। ठीक है, तो यहाँ तक फिर फॉर्म का आपके पास क्लोजिंग टैग आ गया। तो यहाँ तक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने फॉर्म के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो फॉर्म के ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के दरमियान डिफाइन करने हैं। सेकंड इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है क्योंकि हम एक फाइल को अपलोड करने जा रहे हैं, तो उस फाइल के ऊपर जो चेक लगा रहे हैं साइज का। ठीक है, टाइप इज इक्वल टू हिडन से, तो ये जो टाइप इज इक्वल टू हिडन का कोड है, इस टाइप इज इक्वल टू फाइल वाले कोड से ये पहले आना चाहिए। अगर ये चेक आप उसके बाद लगा देते हैं तो ये फिर यूजलेस होगा। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको फ्रंट एंड इंटरफेस है ये फॉर्म का, जस्ट जो कि हम पहले भी ये टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो अब ये आपके पास जब ये इंटरफेस आप बना लेंगे तो इसकी आउटपुट जब ब्राउजर में जाके आप देखेंगे तो आपके पास ये इंटरफेस आएगा। ठीक है, तो चूज अ फाइल, चूज फाइल पे मैं क्लिक करता हूँ। ठीक है, तो लेट से मैं यहाँ पे कोई भी फाइल है, लेट से मैं कहता हूँ कि मेरे पास सी ड्राइव है। ठीक है, सी ड्राइव में मैं लेट से कह देता हूँ कि यहाँ पे एक फाइल में क्रिएट कर लेता हूँ, फोल्डर चले मैं क्रिएट करता हूँ क्योंकि परमिशन का इशू हो सकता है। ABC, और यहाँ पे एक फाइल है, लेट से मैं कह देता हूँ कि ये मेरी CV है। ठीक है, तो CV कोई भी फाइल हो सकती है। जस्ट मैंने ये यहाँ पे कहा सी ड्राइव के अंदर ABC का फोल्डर। ठीक है, और ABC के अंदर CV की आपके पास फाइल है। तो मैंने यहाँ पे एक डमी फाइल है, हाल तो एमपीटी है, तो एमपीटी फाइल ये एक्सेप्ट नहीं करता। तो कोई भी फाइल है जिसको मैं अपलोड करने जा रहा हूँ, तो CV मिनट से मैंने कहा कि वो ये है। ठीक है, तो इसको मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करके अपलोड फाइल के बटन पे क्लिक करूंगा। तो अब इस पे मैंने कोड अटैच करना है ये। ठीक है, कि जैसे ही मैं अपलोड फाइल के बटन पे क्लिक करूँ तो मेरे पास ये फाइल मेरे कंप्यूटर से वेब होस्टिंग सर्वर पे चली जाए। ठीक है, तो जिस तरह CV आप किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, अपलोड करते हैं, तो अब यहाँ पे ये PHP का कोड है जो कि उसके साथ एम्बेड होगा। तो कंप्लीट कोड ये है, तो इस वजह से मैं उस ऊपर वाले को चंक को स्किप कर रहा हूँ। अब यहाँ पे आपके पास है, डेफिनेटली आपके कंप्यूटर से फाइल होस्टिंग सर्वर पे जाएगी। तो अगर आप वैम्प यूज कर रहे हैं तो वो www के फोल्डर में जाएगी। ठीक है, और अगर आप जैम्प यूज कर रहे हैं तो htdocs के फोल्डर में। ठीक है, तो लेट से मैं वैम्प अगर यूज कर रहा हूँ तो www के फोल्डर में इस केस में ज्यूम कर रहा है,
कि डब्ल्यू के फोल्डर में अपलोड्स का एक फोल्डर पहले से बना हुआ है। अगर नहीं बना तो आप जाके मैन्युअली क्रिएट कर सकते हैं। तो यूजर जब भी अपनी फाइल उस इंटरफेस से अपलोड करेगा तो इस पाथ पे जाके वो स्टोर होगी सर्वर पे। ठीक है, तो ये डेस्टिनेशन है। और सोर्स क्या है कि सोर्स आपका डेस्कटॉप पे आपकी फाइल पड़ी हुई है, सी ड्राइव में, डी में, जहाँ पे भी है। तो ये डिपेंड करता है। अच्छा, अब फर्स्ट ये है कि किस डेस्टिनेशन पे फाइल ने जाना है। तो ये इस केस में है, ये रिलेटिव पाथ है। ठीक है, जहाँ पे वेब पेज पड़ा हुआ है, इस केस में ज्यूम कर रहा है कि ये कंप्लीट वेब पेज का कोड भी डब्ल्यू के फोल्डर में पड़ा हुआ है। ठीक है, तो वहाँ पे डब्ल्यू के फोल्डर में लेट से a.php पूरे स्क्रिप्ट का फाइल का नेम जिसमें ये स्टोर है। तो a.php के जो डब्ल्यू के फोल्डर में पड़ा है, वहाँ पे अपलोड का भी एक फोल्डर पड़ा हुआ है। तो उसके अंदर जाके डाटा फाइल जो है वो जाके अपलोड हो के स्टोर हो। तो यहाँ पे डॉलर टारगेट अंडरस्कोर पाथ का पीएचपी का वेरिएबल है। अच्छा, उसके बाद उसको कहता है कि डॉलर टारगेट अंडरस्कोर पाथ इज इक्वल टू डॉलर टारगेट अंडरस्कोर पाथ डॉट बेस नेम इनटू दिस। तो जब फाइल आपके कंप्यूटर से सर्वर पे, वेब होस्टिंग सर्वर के इस पाथ पे जाके स्टोर होगी, तो उसका फाइल का नेम क्या रखें। तो इस एग्जांपल के केस में कहता है कि जो सोर्स फाइल का नेम है, ठीक है, मेरी एग्जांपल के केस में cv.txt है या docx है। ठीक है, तो वो नेम वहां पे जाके स्टोर करे, यानी अपलोड /cv.docx वही नेम रखे जो सोर्स फाइल का था। तो बेस नेम के फंक्शन को आपने सॉरी, बेस नेम के फंक्शन को आपने बेस नेम के फंक्शन को आपने अप्लाई किया, कहता है डॉलर अंडरस्कोर फाइल्स। ठीक है, तो अपलोडेड फाइल इनटू नेम। तो ये डॉलर अंडरस्कोर फाइल्स पीएचपी का सुपर ग्लोबल वेरिएबल है। तो ये कह रहा है कि इस पाथ पे जो फाइल अपलोड हुई है, ठीक है, जो कि ये अपलोडेड फाइल मेरा किस एलिमेंट का नेम है फॉर्म के, ये इस एलिमेंट का टाइप इज इक्वल टू फाइल। ठीक है, आपने जो भी नेम यहाँ पे स्पेसिफाई किया है, क्योंकि मैं फाइल को जब यहाँ पे सिलेक्ट किया था तो ये अपलोडेड फाइल वाले जो एलिमेंट है, एट्रीब्यूट है, वो इसको रेफर कर रहा है, ये यहाँ पे जब मैंने चूज किया है। तो कहता है अपलोडेड फाइल का जो इंस्टेंस है उसमें जो नेम है, ठीक है, फाइल का नेम इसमें रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो बेस नेम का फंक्शन क्या है, उस पूरे पाथ में से, ठीक है, जस्ट फाइल का नेम एक्सट्रैक्ट कर रहा है। तो इस केस में यहाँ पे बेस नेम का फंक्शन रिटर्न करेगा cv.docx, अगर वर्ड की फाइल है। ठीक है, तो इस केस में यहाँ पे जो इसके साथ ये कॉन्केटिनेट कर रहे हैं, स्ट्रिंग ऑपरेटर है, दो वेरिएबल्स की वैल्यू कॉन्केटिनेट करने के लिए यूज होता है पीएचपी में। तो डॉलर टारगेट अंडरस्कोर पाथ में इस केस में जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो जो पाथ पड़ा होगा अपलोड्स /cv.docx पड़ा होगा। ठीक है, जब ये डेस्टिनेशन का पाथ होगा, जब आपके कंप्यूटर से फाइल वेब होस्टिंग सर्वर पे जाएगी तो वेब होस्टिंग सर्वर के इस पाथ पे जाके स्टोर होगी। ठीक है, आप नीचे देखें, एक्चुअल फंक्शन है जो फाइल को ट्रांसफर करेगा, इफ मूव अंडरस्कोर अपलोडेड अंडरस्कोर फाइल। तो मूव अंडरस्कोर अपलोडेड अंडरस्कोर फाइल का जो पीएचपी का फंक्शन है, ये बिल्ट इन फंक्शन है, ये फाइल को आपके कंप्यूटर से वेब होस्टिंग सर्वर पे ट्रांसफर करेगा। तो आपका कंप्यूटर जो है, जो भी लोकेशन है, जिस लोकेशन पे फाइल पड़ी हुई है, ठीक है, तो ये उसका सोर्स पाथ है, इससे वो रेफर हो रही है। ठीक है, तो इस पाथ पे जो फाइल पड़ी हुई है, जो कि ऊपर हमने ब्राउज के बटन में सिलेक्ट किया है, तो इस सोर्स पाथ पे जो फाइल पड़ी हुई है उसको इस डेस्टिनेशन पे मूव कर दो। ठीक है, तो ये डेस्टिनेशन हमारी इस एग्जांपल के केस में अपलोड्स /cv.docx बनती है। ठीक है, तो अगर ये फाइल मूव अंडरस्कोर अपलोडेड अंडरस्कोर फाइल का पीएचपी का फंक्शन इस सोर्स पाथ से इस डेस्टिनेशन पाथ पे फाइल को सक्सेसफुली मूव कर देता है, ठीक है, तो मूव करने के केस में इसकी बॉडी में जो आपने स्टेटमेंट प्लेस किया है ये आपके पास प्रिंट होकर आएगी। और अगर वो मूव नहीं करता तो उस केस में आपके पास ये एल्स में जो स्टेटमेंट डिफाइन किया वो प्रिंट होगी। तो अब मैं पहले केस में अज्यूम करता हूँ कि ये फाइल सक्सेसफुली इस पाथ से इस पाथ पे मूव हो गई है, तो इसकी बॉडी में आएगा, एको की स्टेटमेंट को यूज करेगा, दी फाइल, आगे आपके पास बेस नेम के फंक्शन से जो भी फाइल आपकी बनती है, मेरे केस में ये बेस नेम का फंक्शन मुझे यहाँ पे रिटर्न कर रहा था cv.docx, दी फाइल cv.docx हैज बीन अपलोडेड। अगर ये सक्सेसफुली
अपलोड हो जाती है। अगर ये फाइल को साइज, लेट से फाइल साइज का इश्यू आ जाता है या कोई परमिशन का इश्यू है कि इस फोल्डर में आप डाटा राइट नहीं कर सकते, तो ठीक है, इस केस में फिर एल्स की स्टेटमेंट पे जाएगा और प्रिंट करेगा एको देयर वाज एन एरर अपलोडिंग द फाइल, प्लीज ट्राई अगेन। ठीक है, तो ये फाइल साइज के केस में मोस्ट प्रोबेबली आपको ये एरर आ सकता है। तो ये आपके पास इंटरफेस था जिसको यूज करते हुए आप अपने ऑनलाइन फ्रंट एंड इंटरफेस में फाइल को भी अपलोड कर सकते हैं। तो यही थे हमारे फाइल हैंडलिंग के अंदर फंक्शंस, जिनको यूज करते हुए आप फॉर्म से जो डाटा गेट करते हैं, ठीक है, उसको जाके फाइल्स में जाके स्टोर करवा सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।